गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, फिर पुनः एक बार आपकी सेवा के लिए, है ना, आपको ज्ञान देने के लिए हम उपस्थित हो चुके हैं। और हमारा आइसोमेरिज्म का ये चौथा लेक्चर है, जहां आपको हम समझाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के विषय में। तो इससे पहले आपको हम बता दें कि इसका एक नाम है, डेट इज द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जैसा कि आपने एक इससे पहले जो लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वो फ्री रोटेट कर सकता है, इसलिए उसका बहुत सारा पोजीशन, बहुत सारा स्पेशियल अरेंजमेंट्स हो सकता है, इसलिए बहुत सारा वहाँ पर क्या था, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बन रहा था। बट हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो या तो हम जनरली अल्कीन में देखते हैं, और अगर हम अल्केन देखते हैं तो साइक्लो केस में कहते हैं साइक्लो अल्केन, या कोई साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड भी देख सकते हैं अल्केन की जगह, साइक्लिक कंपाउंड। ये दो जगह हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर्स देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं? अल्कीन में, जहाँ डबल बॉन्ड होता है। जहाँ डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर क्या है कि ग्रुप हमारा रोटेट नहीं कर सकता है, कार्बन रोटेट नहीं कर सकता है। और जहाँ हमारा पहले से क्या है, साइकिल है, तो वहाँ भी रोटेट हमारा ग्रुप नहीं कर सकता। रोटेट करते ही क्या होगा, साइकिल टूट जाएगा। बात समझ गए? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले होता क्या है तो कहेंगे द रिस्ट्रिक्शंस मतलब रोकना, प्रिवेंट जिसको कहते हो, द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ रोटेशंस अबाउट कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड इन साइक्लिक कंपाउंड। बात समझे? मतलब जो डबल बॉन्ड का रोटेशंस है उसका रिस्ट्रिक्शन, उसका रोकना, प्रिवेंट होना की वजह से ये हमारा क्या, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जिम्मेदार है डबल बॉन्ड का ना घूमना। डबल बॉन्ड हमारा टूट ना जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, डबल बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। इसका दो फिक्स पोजीशन होगा। कितना फिक्स पोजीशन होगा? दो। तो ये आप कह सकते हो दो टाइप का हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। एक है हमारा सिस और दूसरा है हमारा ट्रांस। तो प्रश्न अब ये है कि सिस और ट्रांस किसको कहेंगे? तब अगर हमारा क्या है कि व्हेन बल्की ग्रुप इज प्रेजेंट, या बल्की ग्रुप आर ऑन क्या है, ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब डबल बॉन्ड के सेम साइड में अगर हमारा बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस। और ट्रांस क्या होता है कि व्हेन बल्की ग्रुप इज या आर ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल बात किसके विषय में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के विषय में, कि दो प्रकार का होता है सिस और ट्रांस। क्या डिफरेंस है? यहाँ एक शब्द आपको मिला होगा, डेट इज द बल्की ग्रुप। तो ऐसा ग्रुप जो मेन है, जो हैवी है, जो प्रायोरिटी टेबल में सीनियर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। बात समझ गए? तो अगर वह ग्रुप एक ही साइड में है तो उसको सिस कहेंगे, और अलग अलग साइड में है तो उसको हम ट्रांस कहेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं और इस बात को हम एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं। समझ गए आप सभी?
तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लेते हैं, जो हमारा क्या है, 2-ब्यूटीन। यह एक अल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड है। इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इन सारे एटम और ग्रुप को अगर हम स्पेस में अरेंज करना चाहें तो दो ढंग से कर सकते हैं। सबसे पहले डबल बॉन्डेड कार्बन को नोटिस करना, इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन से एक CH3 है, तो तुम एक ही साइड में CH3 और ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन, ये हमारा CH3। अब जरा सोचना, H के सामने में CH3 मेन होगा, मिथाइल ग्रुप होगा या जो भी है, इसी को बल्की ग्रुप कहते हैं। ये दोनों बल्की ग्रुप क्या है, एक ही साइड में है, दोनों बल्की ग्रुप एक ही साइड में है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिस फॉर्म। और इसका नाम क्या था, 2-ब्यूटीन, तो लिखेंगे सिस 2-ब्यूटीन। बातें स्पष्ट हो रही है कि कष्ट है कहीं पर, समझ आ रहा है ना जी। एकदम मन लगा के पढ़िए, ऑर्गेनिक एकदम हलवा बना डालिए, बात समझ गए। कोशिश, संकल्प आप लोग, कोशिश हम करेंगे सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाने का। अतः संकल्प आपका होना चाहिए और सहयोग हमारा होना चाहिए, बात समझ रहे हैं ना। प्रत्येक दिन एक एक वीडियो लगभग हम डाल रहे हैं, तो आप लोग का भी इतना ही मेहनत से डेली का डेली पढ़ लो, फेयर वर्क कर लो और फिर किताब से मिलाकर पढ़ो, और ज़्यादा समझ में आएगा। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ एक कार्बन जो हमारे पास है, ये दूसरा कार्बन है, इन दोनों के बीच क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो ये हमारा पाई बॉन्ड है और ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, मान लेते हैं ऐसा। तो भाई सिग्मा बॉन्ड कैसे बना होगा, ये कार्बन है ऐसे और ये दूसरा कार्बन का ऐसे, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बना होगा। पाई कैसे बना होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये नज़दीक रहेगा तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लॉडिंग बन जाता है। ये दोनों मिलाकर एक पाई बॉन्ड है, बता चुके। अब अगर तुम इसको रोटेट करना चाहते हो तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये क्या सिमेट्रिकल है, नहीं टूटेगा, लेकिन ये हमारा टूट जाएगा, इसलिए इसको हम रोटेट नहीं कर सकते। रोटेशन का रुकना का जो हमारा बेस है वो हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो ये बात समझ गए। तो हमारे पास ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। हमेशा कार्बन डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है। और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बाबू, वह कौन सा होगा, sp2। और जब ये sp2 हम बोले तो आपको बॉन्डिंग चैप्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि भाई ट्रायगोनल प्लेनर होगा, एंगल 120 डिग्री होगा, इसलिए हमने ऐसा डिजाइन बनाया 120 डिग्री वाला। दोनों का फर्क कितना है कि इसमें बल्की ग्रुप क्या है, सेम साइड में, इसमें बल्की ग्रुप क्या है, डिफरेंट साइड में। तो इसको आप सिस कहिएगा, बट इसको आप क्या कहिएगा, ट्रांस 2-ब्यूटीन। अब दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है भाई, पहली बात कि जो बल्की ग्रुप है यहाँ सेम साइड में, यहाँ अपोजिट में है, बात समझ गए। नौका में दो भारी आदमी एक ही दिशा में बैठ जाए तो नौका पलट सकता है ना, बुझ रहे हैं ना। जैसे बाढ़ आया, ये बड़ा सा नौका है और हैवी आदमी है ना, 100 केजी वाला आदमी जो है इसी साइड बैठ जाए, में क्या हल्का फुल्का आदमी हो तो पलट जाएगा, कम स्टेबल होगा। तो इसलिए एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, क्या स्टेटमेंट है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल, या ट्रांस आइसोमर्स या ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। क्यों भाई, क्यों, ऐसा क्यों, बताओ ऐसा क्यों। तो सिस में क्या है, बल्की ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, ट्रांस में बल्की ग्रुप क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है
तो यहां जो एक स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, भीड़ भाड़ वाला जो रिपल्सन होता है वो कम होगा। तो हम क्या कहेंगे, लेस रिपल्सन या लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। रिपल्सन भी कह सकते हैं कि हमारा भीड़ भाड़ कम होता है या रिपल्सन कम होता है, जिससे हमारा ट्रांस क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। बात समझ गए। हमेशा दोनों आइसोमर्स में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो सिस, और कम स्टेबल कौन होता है, सॉरी ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ट्रांस, कम स्टेबल कौन होता है, सिस। बात स्पष्ट हो गया। दिक्कत है कहीं पर, इस एग्जाम्पल में दिक्कत भी है तो नोटिस कर लेना कि सिस और ट्रांस तभी बन रहा है जब डबल बॉन्ड कंपाउंड में होता है, तभी बन रहा है जब दो तो हमारा बल्कि ग्रुप क्या होती है, या तो सेम होती है या तो डिफरेंट साइड में होती है, और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे का क्या है, डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तो दो तीन बात को दिमाग में थोड़ा सा चलाते रहना, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ हमारा, अब सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम प्रोपीन लेते हैं, प्रोपीन 2 ले लो या जो भी लेना वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप 2 इन, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। तो पहली बात कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, प्रोप 2 इन बनेगा नहीं आपसे। आपने प्रोप 2 इन तो बनाया, लेकिन इधर से देखो 1 हो गया, तो ये हो गया 1 2 3। तो क्या है, प्रोप 2 इन कभी बन नहीं सकता है, बनेगा हमारा क्या, प्रोप 1 इन। चलो ठीक है, जो भी बना। अब इसको क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लेते हैं, C डबल बॉन्ड C। इस कार्बन का दो ग्रुप, एक CH3 वाला और एक H वाला, तो चलो CH3 वाला और ये हमारा H वाला। इस कार्बन का दो ठो, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अभी थोड़ा देर पहले एक बात समझाया आपको कि ये जो ग्रुप है हमारा वो अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों ग्रुप तो दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसलिए कभी भी ये हमारा जी आइसो सिस और ट्रांस शो नहीं करेगा। बात स्पष्ट हो गया, इसका सिस और ट्रांस कभी नहीं बनेगा। चलिए आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल। थ्री हेक्स इन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे, सर ये 3 कहाँ से आ गया। अरे वही बात है जो पढ़े हो तुमने, हेक्स 3 इन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, हेक्सीन 3। बस कहना ये चाहता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो तीसरा पे, जो इन है वो तीसरा पे, जो इन है वो तीसरा पे, एक ही बात है। इसको कैसे बनाएंगे भाई, 3 कार्बन है, 6 कार्बन है, तीसरा पे डबल बॉन्ड है। तो जरा समझिए, डबल बॉन्ड कहाँ, यहाँ पे। तो इस कार्बन को पहले मेन बना लो, C डबल बॉन्ड C। अब इस कार्बन से H जुड़ा है तो H जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस है ना, इस कार्बन से पूरा एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5 या चाहे CH2CH3, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक ग्रुप हो गया। अब इस कार्बन से H जुड़ा हुआ है, इधर में हमारा क्या, CH2CH3। तो जरा समझिए, ये हमारा डबल बॉन्ड के एक ही साइड में है, इसलिए इसको सिस कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस। और ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट है भी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सेम हो गया था इसलिए नहीं बना। तो क्या कहेंगे, सिस हेक्स 3 इन। अब अपोजिट कर लो, CH2 CH3 CH, यहाँ पे S था, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में कर लिए CH2 CH3। तो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांस हेक्स 2 हेक्स 3 इन। बातें स्पष्ट हो गई, नोटिस कर पा रहे हो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये कि ये। बोले ना, मोटा तगड़ा आदमी अपोजिट दिशा में बैठा है तो नौका नहीं डूबेगा, यहाँ डुबा देगा नौका ही लोग, है ना। मिटाएं। चलिए और भी एक एग्जाम्पल देख लो एसिड को लेकर।
मतलब ऐसा नहीं कि अल्कीन ही लेंगे, मतलब जहां भी डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन और sp2 है वो हम ले सकते हैं, एसिड का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, चौथा एग्जाम्पल क्या है, ब्यूटीन डाइओइक एसिड्स, ब्यूटीन इन है, डाइओइक एसिड्स, तो ब्यूट माने 4 कार्बन ले लो और इन भी लो। इन लेने से पहले मेन फर्स्ट ग्रुप क्या, 2 ठो एसिड है, तो 2 ठो एसिड ले लो, COOH, COOH, मतलब COOH हमेशा टर्मिनल होता है, इसलिए यहां पे और यहां पे बनेगा, बीच में नहीं बनेगा। अब सोचो ये भी फर्स्टल ग्रुप, ये भी फर्स्टल ग्रुप, तो यही ना कार्बन बचा जहां पर तुम क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड लगा सकते हो एक ही कार्बन पर। ऐसे ये जो ओपन करोगे COOH और इधर भी C लेते तो ये बहुत क्या होता, सेटिस्फाइड ही नहीं होता। यहाँ पर जैसे ओपन करेंगे, क्वेश्चन था कि डबल बॉन्ड कहाँ लेंगे, तो यही एक रास्ता है जहाँ पर तुम डबल बॉन्ड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ तुम डबल बॉन्ड अगर ले लिए तो 5 कार्बन बैलेंस से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होगा। 4 बैलेंस के लिए क्या करना है, डबल बॉन्ड आपको यही लेना होगा, और यहाँ पे एक तो H ले लेना, हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो चलिए ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड को इंडिकेट करो, C डबल बॉन्ड C, क्या करते हैं कि दोनों बल्कि ग्रुप COOH को एक ही डायरेक्शन में सेट करते हैं, हो गया ना। ध्यान दीजिए, कंसस होकर पढ़ाई कीजिए बाबू। यहां पर क्या देखा कि हमारा COOH और ये COOH जो कि प्रायोरिटी टेबल में सीनियर है, ये एक साइड में है, इसी को बल्कि ग्रुप जनरली कहते हैं। यहां पर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको बता दें ये हमारा क्या है, सिस, उसके बाद ब्यूटीन ई रहेगा, डायोइक एसिड्स, इसका नाम क्या होगा, ट्रांस ब्यूटीन डायोइक एसिड्स। इसका और एक नाम है, सिस को हम लोग कहते हैं मैलिक एसिड्स, मैलिक एसिड्स, और इसको कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड्स, मैलिक एसिड्स और फ्यूमेरिक एसिड्स। बातें स्पष्ट हो गया, दिक्कत है कहीं पर, जो हमारा सिस ब्यूटीन डायोइक एसिड उसी का नाम है मैलिक एसिड्स और इसका नाम क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, इसका कॉमन नेम है। बातें स्पष्ट हो रहा है, दिक्कत है कहीं पर। एक बात बताओ, ये दोनों ग्रुप और यहां भी दोनों ग्रुप क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसकी जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा। तो भाई डायपोल मोमेंट होता क्या है, सो बताइए पहले, डायपोल मोमेंट होता क्या है। पढ़े हैं क्लास 11th के बॉन्डिंग चैप्टर में, डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होता है। एग्जाम्पल नंबर 5, ये हमारा क्या है, डाइक्लोरोइथीन है, ये भी डाइक्लोरोइथीन है, फर्क कितना, ये हमारा सिस है, ये हमारा ट्रांस है। और एक ट्रिक आपको हम बता दें कि जब कभी C बने बल्कि ग्रुप के बीच में, जब कभी C बने उसको सिस कहते हैं, C नहीं बने ट्रांस कहते हैं। ट्रिक क्या हो गया, जब कभी C बने सिस कहोगे, C नहीं बने सिस नहीं कहोगे, बात खत्म है। तो देखो C तो ऐसे ही बनेगा एक ही दिशा में ना, ट्रांस तो ऐसे तो C बन ही नहीं सकता है, तो C बन गया, उसको हम सिस कहते हैं। अब प्रश्न ये था कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू का मान क्या होगा। तो जरा सोचिए, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन था, क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां भी क्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इसका μ1 वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, μ2 ऐसे काम कर रहा है,
तो आपने पढ़ा ना कि जब दो वेक्टर इस तरह से काम करता हो 120 डिग्री पे, तो इसका रिजल्टेंट ऐसे आती है। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ होगा, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता है। बट यहां सोचो, यहां क्या है, क्लोरीन ऐसे काम किया, इस दिशा में खींचा इलेक्ट्रॉन को, ये इस दिशा में खींचा इलेक्ट्रॉन को। तो ये दो वेक्टर कैसे काम कर रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, दूसरा ऐसे खींच रहा है, तो दोनों पैरेलल हो गया ना 180 डिग्री पे, इसलिए इसका म्यू का मान क्या होगा, जीरो। और जिन कंपाउंड का म्यू का मान जीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं, नन पोलर। क्या कहते हैं बाबू, नन पोलर। और जिसका म्यू का मान जीरो नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं, पोलर। और आपने पढ़ा होगा कि पोलर सोलुबल इन पोलर, या लाइक डिजोल्व लाइक वाला बात सुना होगा कि जो पोलर है वह सोलुबल है, किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, सोलुबल इन वाटर। और इसकी सोलबिलिटी क्या होगा, कम होगा, या इनसोलुबल इन वाटर। हाँ, ये सत्य है कि वाटर में कम घुलेगा, लेकिन दूसरा सॉल्वेंट लेंगे, बेंजीन ले लो, हेक्सिन ले लो, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, जो भी लेना है, उस सब के अंदर हल्का फुल्का ये घुलेगा। तो ये हमारा 4 एग्जाम्पल हो गया, 5 एग्जाम्पल हो गया। अब हम समझेंगे किस कंडीशन से ऐसा होता है, या ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इसको मिटाएं जी। कंडीशंस फॉर सिस ट्रांस, या कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मैं आपको पहला कंडीशन बता दूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, पहला कंडीशन है। क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। या दूसरा है कि हमारा कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो साइकिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइकिल। कार्बन और सिंगल बॉन्ड किसमें, साइकिल में होना चाहिए। और दूसरा है कि इच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, या जो भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब इसका जो प्रत्येक कार्बन है वो जो उसका जो वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाइड होना चाहिए। ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इज सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट ग्रुप। तो जैसे हमारे पास क्या है, मान लो कि ये जो भी था ब्यूटीन था, ये CH3 था, S था, CH3 था, S था। तो ये दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट होना चाहिए। अगर मान लो सेम हो गया, तो तुमने अगर सेम हो गया तो इसको यहाँ करो चाहे इसको यहाँ करो, कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। जैसे यहाँ सेम हो गया, मान लो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो तुम इसको नीचे कर भी दोगे तो कोई इसका क्या होगा, बल्कि ग्रुप मिलेगा नहीं, C बनाएगा नहीं, T बनाएगा नहीं। तो भाई इसमें क्या डिफरेंट होना चाहिए। तो इसको हम समराइज ऐसे कर सकते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड होगा, इधर है मान लो AB है, ये दोनों डिफरेंट है, इधर भी AB हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम दो ढंग से बनाते हैं कि इस C के इधर A इधर B है, इधर A इधर B है, तो इसको सिस कहते हैं। मान लेते हैं दोनों हमारा बल्कि ग्रुप है और एक ही दिशा में, तो इसको कहेंगे सिस। और इस कार्बन डबल बॉन्ड के इधर A है इधर B है, इधर A है इधर B है, और इधर में क्या है, B है, इधर में क्या है, A है, और एक हम लोग क्या माने थे, बल्कि ग्रुप। अब अपोजिट डायरेक्शन तो क्या हो गया, ट्रांस। क्या हो गया, ट्रांस। बात समझ रहे हैं। अब दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर CC यहाँ पर हम AA ले लिए, चाहे इसको हम ऐसा करते हैं कि AB ले लिए, बट इसको हम क्या ले लिए, XX, चाहे XY ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, XY ले लिए। तो दिक्कत अब थोड़ा सा हो गया बाबू कि इसके तरह बना दिए बल्कि ग्रुप के तरह। तो पहले तो क्लियर नहीं हो पाया कि बल्कि ग्रुप आप किसको मान रहे हो, A B।
तो हम ए को बल्कि ग्रुप मान लिए, एक्स वाई अलग अलग ग्रुप है, तो ये तो सिस बनाएगा, लेकिन ये एक स्पेशल प्रकार का सिस बनाए जिसका नाम हो जाएगा जेड स्कीम, या सिंपल जेड आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड आइसोमर्स, जेड फॉर्म कहते हैं। क्या बोले कि दोनों बल्कि ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, डबल बॉन्ड की एक ही दिशा में है, लेकिन ये सेम नहीं है। मतलब ये CH3 होगा तो ये C2H5 होगा, चाहे ये CH3 है तो ये Cl होगा, चाहे ये Cl है तो ये Br होगा, ऐसा कुछ अलग अलग होगा। तो उस समय उसको सिस ट्रांस के बदले क्या करते हैं हम लोग? जेड के द्वारा लिखते हैं। अगर मान लो ये C डबल बॉन्ड C है, देख पा रहे हैं आप लोग कि नहीं देख पा रहे हैं? ये A है, ये B है, और ये हमारा Y है, ये हमारा X है। तो इस बार क्या हुआ? A था प्रायोरिटी में और ये X था प्रायोरिटी में, लेकिन दोनों क्या अपोजिट में, इसको कहते हैं ई स्कीम या ई आइसोमर्स, ई आइसोमर। तो सिस और ट्रांस के साथ साथ आप लोग को हम जेड और ई नाम भी बता दिए। इसका जो भी नाम होगा उसके पहले जेड लग जाएगा, इसका जो भी नाम उसके पहले ई लग जाएगा, इसका जो भी नाम उसके पहले सिस लगेगा, यहाँ पे ट्रांस लगेगा। सिस और ट्रांस के साथ जेड और ई का क्या डिफरेंस है कि सिस और ट्रांस में दोनों ग्रुप सेम होगा, ये दोनों डिफरेंट होगा लेकिन ये दोनों सेम होगा, उसको सिस कहेंगे। और यहाँ पर क्या, ये दोनों डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जेड। ये दोनों डिफरेंट तो होगा ही, ये भी क्या है? डिफरेंट है, इसके साथ भी डिफरेंस को लोग क्या कहते हैं? ई। मतलब जो डिफरेंट हमारा प्रायोरिटी टेबल में जो मेन है, दोनों एक ऊपर आ गया तो जेड कहेंगे, प्रायोरिटी टेबल में जो मेन है ऊपर नीचे आ गया तो क्या कहेंगे? ई कहेंगे। बात समझे? ये हमारा दो मेन कंडीशंस था। कोई दिक्कत कहीं पर नहीं ना? चलिए इसको मिटाते हैं, उससे पहले अगर देख लेते हैं आप लोग का आ रहा है कि नहीं स्क्रीन। जी आ रहा है, ठीक। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या सिस फॉर्म या सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस फॉर्म, ठीक है, सिस फॉर्म कैन कन्वर्ट, है ना, इज लिखो, इज सिस फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू ट्रांसफॉर्म एंड वाइस वर्सा। क्या क्वेश्चन है कि क्या हमारा सिस ट्रांस में और ट्रांस सिस में कन्वर्ट हो सकता है? सोचिए जी, कन्वर्ट हो सकता है। तो यस, लेकिन कैसे? लेकिन कैसे? तो चलिए सिस का एग्जांपल ले लो। ये हमारा सिस है। कह रहा ट्रांस में क्या ये कन्वर्ट्स हो सकता है? तो हो सकता है भाई, CH3H CH3, लेकिन कैसे? प्रश्न ये था कैसे, कैसे कन्वर्ट्स करेगा? तो समझिए कि डिफरेंस क्या है दोनों में, स्पेशियल अरेंजमेंट का डिफरेंस है। मतलब ये जो CH3 ग्रुप था उसको इधर लाना है, तो भैया इधर लाने के लिए क्या करोगे? इसको घुमाओगे, और जब घुमाओगे तो ये टूट जाएगा, और जब टूट गया तो हमारा ये फिर से बन सकता है, लेकिन टूट ऐसे तो नहीं जाएगा। तोड़ने के लिए तुम्हें हीट करना होगा पहला, टूट कर फिर बनाना है तो तुम्हें कूल करना होगा, दोनों चीज करना है, हीट एंड कूल, तब ये इसमें कन्वर्ट्स होगा। जब हीट करोगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, बात समझिए, और कुल करेंगे तो फिर हमारा ब्रेक करने के बाद जब रोटेट हो जाएगा तब जाके क्या होगा? इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एक ऐसा है, क्या सबका सब ट्रांसफर हो जाएगा? तो नहीं। जैसे मान लो ये हमारा ब्रेक हुआ, CH3H CH3 और H, ये हमारा जो बॉन्ड था वो हमारा ब्रेक हो गया, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स है जो भी है। अब हमारा रोटेट हो रहा है, ये जो है रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा?
ये CH3 रोटेट होगा तो नीचे आ जाएगा और ये हमारा H है। तो ऐसा नहीं कि 100 में से 100 मॉलिक्यूल्स रोटेट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिया, हीट किए तो ठीक है, टूट गया डबल बॉन्ड, 100 का ही टूट गया, लेकिन इसमें से 50, 60, 70 जो भी हो, 30, 40, 35, 37 जो भी होगा, उतना मॉलिक्यूल्स मान लो क्या किया, अपना ये रोटेशंस कर लिया। जो हमारा सिस था वो ट्रांस की तरफ अपना अरेंज करने लगा। अब ये जब इसको ठंडा करेंगे तो ठंडा तो चूंकि मिक्सचर है ना, 100 था तो 35 ऐसा बन गया तो बचा रहेगा ना 65। अब इसको जब ठंडा करेंगे तो ये भी रिफॉर्म होगा, फिर से बनेगा, और ये भी हमारा रिफॉर्म होगा। तो ये जब रिफॉर्म हुआ तो क्या होगा, वैसा ही जैसा पहले था, क्योंकि ये अपना डायरेक्शन चेंज किया नहीं। तो 65 मॉलिक्यूल्स लगभग ऐसा मिल गया। और इसको जब हम ठंडा किए तो क्या हुआ, CH3H, और ये हमारा H और ये हमारा CH3। एक तरह से मिक्सचर मिल गया आपको। क्या मिल गया, मिक्सचर। तो 100% सिस ट्रांस में या ट्रांस सिंस में बदलने वाला नहीं है, लेकिन बदलेगा। हाँ, तुम्हें अगर मान लो प्योर करना है तब तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, ये दोनों हमारा लिक्विड फॉर्म बेसिकली मिलेगा। इनको तुम क्या करो, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग कर सकते हो। डिस्टिलेशन ये एक ऐसा मेथड्स है कि जिस लिक्विड का, जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, जैसे वाटर और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो वहाँ भी तुम क्या कर सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो। और यहाँ भी डिफरेंस है, इसलिए तुम कर सकते हो। बातें स्पष्ट हो रही है कि दिक्कत है कहीं पर। अब हम देखेंगे कि सिस और ट्रांस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस, तो पहला हम सिस लिख लिया, सिस फॉर्म, और क्या लिखे हम, ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहला मंत्र लेते हैं, डाइपोल मोमेंट म्यू। तो कह रहा कि जो भी सिस होगा, बताया थोड़ी पहले कि डबल बॉन्ड होगा, एक ही तरफ होगा, बात समझे। तो यहां तुम समझने के लिए Cl ले लो। तो क्या बोले थे, दो वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, दो वेक्टर ऐसे काम कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 20 से निकलेगा, निकलेगा, कट नहीं सकता है, कट नहीं सकता है। कब कटता है, जब दो वेक्टर अपोजिट काम करता तब ना कटता। तो इसका म्यू का मान 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। और इसमें हमारा ट्रांस में क्या है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ Cl है, यहाँ हमारा Cl है, ये H है और ये हमारा H है। इसका म्यू का मान 0 होगा। इसलिए जब बात करते हैं सोल्युबिलिटी का, तो क्या बोले थे बाबू कि पानी में कौन घुलेगा, जो पोलर होगा। तो ये हमारा म्यू 0 है, इसका मतलब क्या, ये पोलर है। क्या हमारा ये पोलर है, म्यू 0 नहीं मतलब पोलर है। म्यू 0 मतलब पोलर, म्यू 0 मतलब नन पोलर। क्या हमारा नन पोलर। अब समझेंगे सोल्युबिलिटी, घुलनशीलता। तो कहेंगे इसकी सोल्युबिलिटी चूंकि पोलर है तो पानी में अच्छा से सोलुबल होगा, तो कहेंगे हाईली सोलुबल इन वाटर। और ये क्या हमारा इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल। इसका मतलब ये नहीं कि किसी में नहीं घुलेगा, तुम चाहो तो जो हमारा नन पोलर सॉल्वेंट उसके अंदर घुला सकते हो, जैसे कि बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, हेक्सीन है, हेक्सेन है, इस तरह के सॉल्वेंट में तुम घुला सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, इसमें यह है कि जो हमारा लिक्विड्स है उनके बीच में कितना अट्रैक्शन है। जितना अट्रैक्शन ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ही अट्रैक्शन कम है उतना ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लो हमारे पास ये सिंपल एग्जांपल वाटर का है,
और ये हमारा H2S का है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बनता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है 100 डिग्री। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? H2S तो जनरल गैस होता है, इस रूम टेम्परेचर 10 डिग्री पर क्या है? गैस है, मतलब इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किसका? H2S का। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो जो हमारा सिस फॉर्म होता है उसमें क्या होती है? म्यू जीरो नहीं है, मतलब क्या कुछ ना चार्ज है, प्लस का माइनस माइनस का। तो ये हमारा क्या माइनस प्लस ऐसा कुछ चार्ज बना लेता है ये, जिसके वजह से एक नहीं कोई अट्रैक्शंस, तो भाई डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस तो होगा ही, तो जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ सब क्या है? जीरो है, न्यूट्रल है, डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है, तो कोई अट्रैक्शन है नहीं खास, इसलिए इसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बात की मतलब क्या? लिक्विड के फॉर्म में। किस फॉर्म में बात की? इसको हम लिक्विड है उसको वेपर बनाना है, ठीक है। तीसरा था, चौथा देखो मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट किसका देखते हैं हमेशा? पिघलाना है तो किसको? सॉलिड को ना, कि लिक्विड को पिघलाओगे? लिक्विड तो पहले से पिघला होगा गधा। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका देखते हैं? सॉलिड का। समझ रहे हैं कि खाली बैठे हुए हैं? ध्यान से आराम से पढ़िए। लास्ट क्लास बताए थे ना, आपका ध्यान कहाँ है? मेरा ज्ञान यहाँ है, तो बोर्ड पर ध्यान दो। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मतलब कोई चीज सॉलिड है। सॉलिड मीन्स क्या? जैसे पैकिंग, आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा कि पैकिंग कितना अच्छा पार्टिकल्स का हो रहा है। जितना अच्छा पार्टिकल्स का पैकिंग होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जरा यहाँ सोचो, यहाँ पर क्या था? ये C था, ये C था, यहाँ डबल बॉन्ड था, उसके बाद एक ऐसे था, एक ऐसे था, ऐसे ही था ना, ऐसे ही था। यहाँ पे क्या था? ऐसे था, ऐसे था। बात समझे? ये हमारा काठ वाला कुर्सी है, कोई टेबल है काठ वाला, जो उसमें फिट ठीक से नहीं हो पा रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, रिपल्सन का एक भाव है, बट यहाँ भी क्लोरीन है लेकिन बहुत डिस्टेंस में है, स्पेस अलग लिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दोनों बल्कि ग्रुप में जो रिपल्सन काफी दूर है तो स्टेबल ज्यादा है। यहां पर क्या है कि नजदीक है तो रिपल्सन ज्यादा है। अब अगर हम दूसरा इसके नजदीक सटाना भी चाहते हैं तो इस दोनों में धक्का धुक्की होगा, इसलिए इसको नीचे फेंकेगा। इसका पैकिंग उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपस में रिपल्सन है। अब यहाँ तुम चाहो दूसरा मॉलिक्यूल सटाना, आराम से सटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है रिपल्सन कम है, यहाँ जो पैकिंग इफिशियंसी होगा वो लेस होगा, और यहाँ पैकिंग इफिशियंसी ज़्यादा होगा। यहाँ जो क्लोज पैकिंग कम होगा, यहाँ क्लोज पैकिंग ज़्यादा होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लेस होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। ये अंतर आप लोगों ने समझा। और जाते जाते एक अंतिम क्वेश्चन कि अगर हमारा साइकिल है, अल्केन का साइकिल है, तो उस केस में हमारा सिस और ट्रांस कैसे बनेगा? आप इसको देख लीजिए पहले। साइक्लिक कंपाउंड में सिस और ट्रांस कैसे बनेगा? तो चलो इस तरह से हम एक कंपाउंड ले लिए, ये साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पर हम CH3 ले लिए और H ले लिए। ये हमारा CH3 है और ये H। AC का दूसरा भाई बन सकता है, दूसरा आइसोमर्स बन सकता है CH3H, और इसका नीचे कर दो H और CH3। ये दो ही पोजीशन फिक्स है, तीसरा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? अगर हम तीसरा बनाना चाहेंगे या इसको करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। बात समझ गए? यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिस साइक्लोप्रोपेन। सिस साइक्लोप्रोपेन। ये क्या हमारा? ट्रांस साइक्लोप्रोपेन।
बातें स्पष्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं घर से बनाने के लिए कि हमारा 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का क्या हमारा सिस और ट्रांस बनेगा, सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनेगा? ये क्वेश्चन है। क्या था? 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनेगा? आपको कमेंट सेक्शन बताना है यस और नो में आंसर, हाँ या ना। बात समझ गए? खैर, ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमारे पास रह गया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब देखना यही है कि आपने कितना बढ़िया से इन सारे पॉइंट्स का तैयारी किए हो। बात समझ गए? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का 2 लेक्चर अलग से बनेगा, तब जाकर पॉइंट कंप्लीट होगा और तब हमारा आइसोमेरिज्म टोटल कंप्लीट होगा। खैर, जाते जाते पिछला वीडियो का लेक्चर का एक बात है वहाँ पे कि सुभाष चंद्र ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक भी आंसर नहीं मिला 2 दिन में। इसका मतलब ये है कि आपको शायद आंसर पता ही नहीं था। चलो मैं बता देता हूँ। उसमें ऐसा था कि उस समय जो हमारा अंग्रेज देश पर शासन कर रहा था वो विश्व युद्ध में फंसा हुआ था और चंद्रशेखर बोस को लगा कि एक अच्छा मौका है, स्वर्णिम मौका है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेज को देश से खदेड़ सकते हैं। तो गांव-गांव जाकर सुभाष चंद्र बोस ने माताओं से प्रार्थना किया कि अपना पुत्र मुझे दो ताकि हम देश को आज़ाद कर सके। पुत्र का पर्यायवाची खून भी होता है, ध्यान रखिएगा। पुत्र का पर्यायवाची सूत होता है, बेटा होता है, लाल होता है, बहुत सारा पर्यायवाची है, उसमें खून भी एक पर्यायवाची है। तो कहा था तुम मुझे खून दो, अर्थात तुम मुझे अपना पुत्र दो ताकि हम देश को आज़ाद करा सके। बात समझे? खैर, अभी बहुत सारी बातें होती रहेगी, ठीक है। जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन दिया जाता है, आपके आंसर से समझ में हमको आता है कि आप लोग कितना बढ़िया से पढ़ रहे हो। और आपका आंसर अगर नहीं आता है, हमको ये लगता है कि आप पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हो। तो जितना कोशिश से, जितना मेहनत से हम आपके लिए दिन रात करके वीडियो बनाते हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी दिन रात करके एक करके पढ़ाई करो। बस दिन रात को एक कर दो और पढ़ाई करो। बात समझ गए? कोई दिक्कत है कहीं पर? अभी आपने कन्फर्मेशनल और ज्योमेट्रिकल को देखा, क्या देखा कि जब तक एक है रोटेशंस होगा, 2 है रोटेशंस रुक जाएगा। जैसे जीवन में तुम अकेला हो, कुछ भी रोटेशन कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 2 हो जाओगे तो कहीं जाने से पहले सोचना पड़ेगा कि वहाँ जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। बात समझे क्या बोले हम? जब तक तुलसीदास 2 थे, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन जब पत्नी से आज के अनुसार समझो तलाक हो गया, पत्नी को छोड़ दिए या पत्नी उनको छोड़ दी, जो भी है कहानी, तब जाके वो तुलसीदास नहीं रहे, तब जाके बन गए महात्मा तुलसीदास। और फिर क्या क्या रामचरितमानस का रचयिता कर दिया, लिख दिया। तो कहने का भाव क्या है कि जब तक आप किसी दूसरे प्रेम भाव में फंसे हुए हैं, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उससे बेहतर आपको करना है तो उस जंजीर से, उस कीचड़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और ये सोचना पड़ेगा कि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जिससे हम प्रेम कर ले तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बात समझे? तो ये सब बातें होती रहेगी, लेकिन मेरा मकसद आपका कहने का यही है कि आप पूरा समय निकालो और किताब को अपना दोस्त बनाओ। वीडियो देख लेते एक बार तो आपको समझने में आसानी हो जाता है, तब किताब से पढ़ेंगे आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और मेरा जो लेक्चर होता है बेसिकली एनसीईआरटी होता है। और ये पॉइंट आपको कहाँ पर मिलेगा? आपको अल्कीन वाले चैप्टर मिलेगा। क्लास 11th का जो अल्कीन है वहाँ पे सिस और ट्रांस मिल जाएगा। इसका और एक 2 आइसोमर्स था, क्या था, फेक और मर। तो इसको हम लोग क्लास 12 के सेक्शन में, है ना, वो जो अंतिम चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें देखेंगे। ठीक है, बात समझे? तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को। गुड नाइट।